अब इसके बाद हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। जो टॉपिक है हम लोगों का द पल्लव, चालुक एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। ये करें द पल्लव एंड चालुक वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इन्हें कह रहे हैं कि जो पल्लव और चालुक हुआ करते थे वह इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी रूलिंग की साउथ इंडिया में इस पीरियड के दौरान। द किंगडम ऑफ द पल्लव स्पेयर्ड फ्रॉम द रीजन अराउंड द कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा, while that he was Chalukyas was central around the Raichur Doab between the river Krishna and the Tungabhadra। यानी कह रहे हैं कि पल्लव का राज उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्य का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में ही स्थित था। Aihole, the capital of the Chalukya was an important trading center। यानी जो चालुक्य की राजधानी हुआ करती थी ऐहोल, अंडरलाइन कर लीजिएगा। चालुक्यों की राजधानी जो थी ऐहोल थी, वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। इट डेवलप्ड एज ए रिलीजियस सेंटर, लेकिन आगे चल कर के यह एक रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप हो गया। विथ ए नंबर ऑफ टेम्पल, इस कारण वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल भी मिलते हैं। द पल्लव एंड चालुक फ्रिक्वेंटली raided one and other land, especially attacking the capital cities with their prosperous towns। यानी ये कह रहे हैं कि जो पल्लव और चालुक हुआ करते थे वह आपस में जो है युद्धरत रहा करते थे, एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण किया करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया, एक दूसरे की राजधानियों को निशाना बनाया करते थे, या जो समृद्ध शहर हुआ करते थे उनको वो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते रहते थे या निशाना बनाया करते थे। द बेस्ट नोन एज चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन। यानी कह रहे हैं कि जो पुलकेशिन द्वितीय जो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा हुआ करता था, उसके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा से यह राज्य प्राप्त किया था। द बेस्ट नोन एज चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन सेकेंड। He known about him from the प्रशस्ति composed by his court poet Ravi Kirti। This tell us about his ancestor who are tracked back through 4 generations from father to son। Pulkesin evidently got the kingdom from his uncle। According to Ravi Kirti, he led expedition along the both the west and the east coast। Beside, he checked the evidence of hearse। There is an interesting place the words in the poem hearse means happiness। The poet says that the after this defeated hearse was no longer hearse। Pulkesin also attacked the Pallav king who looked शेल्टर बिहाइंड द वॉल ऑफ कांचीपुरम। ये कह रहे हैं कि रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों ही, यानी ये कह रहे हैं कि रवि कीर्ति के अनुसार पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ के इलाकों में उन्होंने अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया और कांचीपुरम की दीवार के पीछे उसे शरण लेनी पड़ी, पर चालुक्यों की विजय बहुत लंबे समय तक नहीं रही, वह अल्पकालीन ही थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल हो गए। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंश ने समाप्त कर दिया, जिसके बारे में आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो दक्षिण भारत का इतिहास था उसके बारे में हमको जानकारी मिली। अगला टॉपिक है हम लोगों का हाउ वेयर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी किस प्रकार से इन राजाओं या शासकों का शासन चलता था, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे।
Yes, dear students, we will read how were these kingdom administrated, यानी इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था. As in the case of earlier king, land revenue remained important for these ruler, and the village remained the basic unit of administration. यानी कर पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण कर था. इसके साथ साथ प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी वह विलेज हुआ करती थी, गांव ही हुआ करते थे. लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए. राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए. ये कह रहे हैं कि देयर वेयर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल. King adopted a number of steps to win the support of men who were powerful, either economically or socially or because of their political and military strength. For instance, यानी जो लोग भी ताकतवर हुआ करते थे, चाहे वह सामाजिक रूप से हों, चाहे आर्थिक रूप से हों, चाहे राजनीतिक रूप से हों, चाहे सैन्य शक्ति रखने वाले हों, उनका समर्थन जुटाने के लिए इन राजाओं ने कदम उठाया. सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टेड वेयर नाउ हेरिडेटी. यानी ये कह रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, हेरिडेटरी बन गए. दिस मीन्स दैट सन सक्सेस्ड फादर टू दिस पोस्ट. फॉर एग्जाम्पल, द पोएट हरिसेन वाज द महादंडनायक ऑफ चीफ जस्टिस ऑफिसर लाइक हिज फादर. यानी कह रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रहे हैं कि बेटा अपने पिता का पद पाते थे, यानी जिस पद पे पिता होता था वही पद बेटा को भी मिल जाता था. जैसे कि कवि हरिसेन जो था वह अपने पिता की तरह ही महादंडनायक था, अर्थात वह मुख्य न्याय अधिकारी हुआ करता था. कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य भी करता था. जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री हुआ करता था. ये बता रहे हैं कि सम टाइम वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसर. फॉर इंस्टेंस, beside being a महादंडनायक, हरिसेन was कुमार मात्य, meaning an important minister, and शांति विग्रह meaning the minister of war and peace. यानी वह युद्ध और शांति का भी मंत्री था. संभवतः यहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था. इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों का प्रधान जैसे लोग होते थे. Besides, important men probably had a say in local administration. There included that Nagaram Shreshthi or chief banker or merchant of the city, and Sarthva or leader of the merchant Karma. The Pratham Kulik or the chief craftsperson and the head of the Kayast or scribes. These policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grow strong enough to set up independent kingdom. यानी ये कह रहे हैं कि इस तरह की नीतियां काफी हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इसमें से कुछ व्यक्ति अधिक शक्तिशाली हो जाते थे जो अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर देते थे या स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे. अगला टॉपिक है हम लोगों का ए न्यू काइंड ऑफ आर्मी. अब
हम लोग रीड करेंगे एक नए प्रकार की सेना के बारे में कि पहले लोग कैसे सेना रखते थे और अब के राजा किस प्रकार से सेना रख रहे थे. Like earlier ruler, some of these king maintained as a well-organized army with elephant, charioteers, cavalry, and foot soldiers. Besides, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. They were not paid regular salary. Instead, some of them received grant of land. They collected revenue from the land and used its maintained soldiers and horses and provide equipment for warfare. These men were known as Samant. Whenever the ruler was weak, Samant tried to become independent. यानी कह रहे हैं कि कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे. इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था. बदले में इन्हें कुछ भूमि दान दे दिया जाता था. कुछ भूमि का हिस्सा उनको दे दिया जाता था और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे. साथ ही वे इसमें युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे. इस तरह से व्यक्ति जो होते थे उनको सामंत कहा जाता था. जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत अपने आप को स्वतंत्र होने की कोशिश किया करते थे. इस प्रकार से नए नए राज्यों का निर्माण हो जाता था. अब बात करते हैं असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम, यानी दक्षिण के राज्यों में सभाएं, उनके बारे में अब हम लोग रीड अब हम लोग देखेंगे कि साउदर्न किंगडम में किस प्रकार की असेंबलियां हुआ करती थी. द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लव मेंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज. दिस इंक्लूडेड द सभा, which was an assembly of Brahman landowner. This assembly functioned through sub-committees which looked after the irrigation, agriculture, operation, making road, local temple, etc. ये कर रहे हैं पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानों पर सभाओं की चर्चा की गई है. इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहा जाता था. उसमें सिर्फ ब्राह्मण और भूस्वामी हुआ करते थे. ये सभाएं उप समितियां बनाती थी. कुछ लोगों को, कुछ सदस्यों को ले लेकर के अनेक प्रकार की समितियां बनाई जाती थी जिसे उप समिति कहा जाता था. और ये इन्हीं समितियों के जरिए ये सिंचाई का कार्य, खेती बाड़ी जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण का काम, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम किया करते थे. जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां पे उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है. नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम होता था. संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण होता था. इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही. द उर वाज द विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया वेयर द लैंड ओनर वेयर नॉट ब्राह्मण एंड द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स. It is likely that these assemblies were controlled by the rich and powerful landowner and merchants. Many of these local assemblies continued to the function for centuries. तो इस प्रकार से ये सभाएं और समितियां वर्क करती थी, कार्य करती थी. अगला टॉपिक हम लोगों का ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम. ये जो ऑर्डिनरी लोग हुआ करते थे वो लोग राज्यों में कैसे रहते थे. वी कैन कैच एन ओसोसिनियल ग्लिम्पस ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्ले एंड अदर अकाउंट्स. लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस.
यानी करें कि जो जनसाधारण का जीवन को थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों या कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं उदाहरण के रूप में। पहले उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कालिदास, ये करें कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस depicting life in the king's court. An interesting feature about these plays in that the king and most Brahman are shown of speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahman use Prakrit. His most famous play, Abhigyan Sakuntalam, is the story of the love between the king named Dushyant and young woman named Sakuntala. We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. यानी करें कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। इस नाटक में राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें दुष्यंत नाम का एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों द्वारा जो दुर्व्यवहार की बात की गई है। चीनी तीर्थयात्री फिशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया है जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो ये सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी का एक टुकड़े पे चोट करते रहते थे, ताकि यह आवाज को सुन करके लोग सतर्क हो जाएं और अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क में आने से बचा लें। द चाइनीज पिलीग्राम फॉक्सियन नोटिस्ड to the plight of those who were treated and untouchables by the high and mighty. They were expected to live on the outskirt of the city. He writes, if such a man enter a town or marketplace, he strike a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. And Banbhatt provides us with the vivid pictures of the king army on the move. यानी इस प्रकार से एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकाली गई राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया है। राजा की सेना वो इस बॉक्स में दिया गया है। देखिए कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। वे इसमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग आने वाली चीज़ों जैसे बर्तन, आसबाब जिसमें सोने के पायदान वगैरह शामिल हुआ करते थे, खाने पीने का सामान हुआ करता था, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ों को शामिल किया जाता था। ये सारी चीज़ें ठेला गाड़ी, ऊँटों तथा हाथियों या सामान ढोने वाले जानवरों को पीठ पर लाद कर ले जाया जाता था। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था, सम्मान करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों आदि का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अपनी समस्या को उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ती जाती थी। जहाँ से भी ये सेनाएं गुजरती थी या जहाँ से भी राजा की यात्रा गुजरती थी, वो अपने पीछे विनाश या विध्वंस की निशानियां छोड़ते जाते थे। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथियों द्वारा कुचल दिए जाते थे। व्यापारियों के काफिलों में
बैल या हलचल भरे माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं पूरी दुनिया जो है धूल के गर्त में डूब जाती थी। द किंग ट्रेवल्ड विथ द enormous amount of equipment apart from weapon. There were things of daily use such as pots, pans, furniture, golden footstools, food including animals such as a goat, deer, rabbits, vegetable species carried on the carts of the loaded on the pack animals such as camels and elephant. This huge army was accompanied by the musician beating drums and other playing horns and trumpets. Villagers had to provide hospitality along the way. They came with gifts of curds, wood, and flowers, and provided fooders for the animals. They also tried to meet the king and place there the complaint and petition before him. The army left a trail of the destruction behind. Elephant often trampled down the huts and villagers, and oxen yokes of the caravan of merchants ran away, scared by the tumult. As Barnabhat says, the whole world was the swallowed up in trust. यानी इस प्रकार से राजा की सेना चला करती थी और आम लोग किस प्रकार से परेशान हुआ करते थे। दूसरे बॉक्स में यहाँ देखिए दिया गया है जो दुष्यंत और शकुंतला की कहानी के रूप में। ए फिशरमैन फाइंड ए रिंग। एक मछुआरा जो है एक मछुआरे को एक अंगूठी मिलती है, उसके बारे में कहानी दिया गया है कि एक मछुआरा था जिसको एक कीमती अंगूठी मिलती है। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपालों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उस मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इस इनाम का हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चले गए। यानी ए फिशरमैन फाउंड ए प्रीसियस रिंग while the king had given to Sakuntala, but which had been accidentally swallowed by the fish. When he went to the place with it, the gateman accused him of theft, and the chief police officer was rather rude. However, the king was happy when he saw the ring and sent to the reward for the fisherman. Then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward and went along with the fisherman to have a drink. तो इस प्रकार से जो वहाँ पे लोकल लोग हुआ करते थे उनके साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता था, इस कहानी के थ्रू हमको जो है पता चलता है। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो गया और हम लोग बाद में दूसरे वीडियो में अगला चैप्टर रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।